स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। बच्चों MGM के क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 डेट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मैंने बेटा जहाँ जहाँ भी येलो हाइलाइटर यूज़ किया है वो मैंने इसलिए किया है कि इस टॉपिक या इस लाइन की इंपॉर्टेंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है, और जो मैंने रेड हाइलाइटर यूज़ किया है वो ये बताने के लिए किया है कि ये जितनी भी जगह मैंने रेड हाइलाइटर यूज़ किया है वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको उसको उसी हिसाब से इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ना है। ठीक है, अगर इस चैप्टर की मैं बात करूँ बेटा तो पर ईयर यहाँ से 2 to 4 क्वेश्चन बनते हैं, और इस चैप्टर का अपना एक इम्पोर्टेंस है। एक फिक्स्ड एरिया से ही क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। छोटा सा चैप्टर है, कोई इतना बड़ा वाला चैप्टर नहीं है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बेटा एरिस्टोटल के रिगार्डिंग एक लाइन, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एरिस्टोटल की जब बात हो ही गई है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ बेटा कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। ठीक है, किसको? एरिस्टोटल को कहा जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी भी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है। अगर फादर ऑफ बॉटनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कहा जाता है थियोफ्रस्टस को। ठीक है, थियोफ्रस्टस को यहां पर मैं फादर ऑफ बॉटनी कहा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब आगे हम बात करते हैं। अगली लाइन में लिखा हुआ है बेटा इन लीनियस टाइम ए टू किंगडम। सबसे पहली बात अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि हु प्रपोज द टू किंगडम सिस्टम, तो टू किंगडम सिस्टम वाले देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? कैरोलस लीनियस था। अब इन्होंने 2 किंगडम यहाँ पर में प्रपोज किए थे बेटा उस समय में, एक नाम था प्लांटी और दूसरा था एनिमिलिया। लेकिन ये उस टाइम पे ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे किनके बिटवीन में? यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में नहीं कर पाए थे डिफरेंशिएशन। फिर फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में भी यहाँ फर्दर कोई डिफरेंशिएशन ये इनके क्लासिफिकेशन डेट इज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब जब ये किंगडम फेल हुआ तो बेटा आगे जाके बहुत सारे नए नए किंगडम्स की नीड आई, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर में इंपॉर्टेंट बात है उसको हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करो तो यहाँ पर में एक 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, ये दिया गया था R.H. विटेकर के द्वारा। 5 किंगडम सिस्टम इज गिवन बाय R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने इसमें फर्दर कौन कौन से यहाँ पर में किंगडम रखे? डेट इज द मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा माइकोटा, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया, जिनके नाम यहाँ पर मैं आपको सब दिए हुए हैं। अब इस टेबल की बात मैं करूँ तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस टेबल के अंदर सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ध्यान से बिल्कुल इसका याद करके जाएं। इसके आने के चांसेस उस पेपर में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब बात करता हूं, मैंने आपको बता दिया कि हु प्रपोज द 5 किंगडम सिस्टम, डेट इज द R.H. विटेकर। अब मैं आगे बात करता हूं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड। अब इनने जो मेन क्राइटेरिया दिया था वो क्या क्या इंक्लूड करता है, तो उसमें ऑप्शंस थे सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आंसर था ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये बात यहां पर में क्लियर हो जाती है। अब आगे हम बात करते हैं बेटा कि जो 5 किंगडम यहाँ पर में दिया गया था R.H. विटेकर के द्वारा, उससे पहले भी यहाँ पर में 2-3 किंगडम सिस्टम आ चुके थे। जैसे कि आपको पता होगा 2 किंगडम सिस्टम कैरोलस लीनियस ने दिया था, फिर 3 किंगडम सिस्टम दिया था हेकल ने, जिसके अंदर उन्होंने 3 क्लास में यहाँ पर में किंगडम बनाए थे, डेट इज द प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर 4 किंगडम सिस्टम आपका दिया था कोपलैंड ने, जिन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया दिया था। लेकिन इसमें वो क्या नहीं प्लेस कर पा रहे थे? क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को एक सही पोजीशन में प्लेस नहीं कर पा रहे थे, तो उसी ड्रॉबैक के चलते यहाँ पर में आता है 5 किंगडम सिस्टम, और इसमें इनको एल्गी के अंडर रख दिया जाता है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रोपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट, दो दे ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन एंड द फंजाई हैड काइटिन। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम था
दैट इज द 5 किंगडम सिस्टम गिवन बाय R.H. विटेकर। ठीक है, आगे लिखी हुई बेटा एक किंगडम प्रोटिस्टा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो कि पहले भी आ चुकी है एग्जाम के अंदर, कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज बोट टुगेदर क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला। तो अर्लियर इनको कहाँ रखा जाता था बेटा, एल्गी के अंदर रखा जाता था। ठीक है, अब इनको कहाँ ले लिया गया है, प्रोटिस्टा के अंदर क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को रखा जाता है। ठीक है, एक टर्म यहां पर में आती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये किसके बारे में होता है बेटा, इट इज रिलेटेड विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या फिर कह सकते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से रिगार्डेड है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा के लिए सबसे पहली बात ये लिखी गई है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो जो भी किंगडम मोनेरा के अंदर जाता है वो क्या बन जाता है, बैक्टीरिया बन जाता है। ठीक है, जो भी किंगडम मोनेरा में आएगा बैक्टीरिया बन जाएगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया ही होते हैं। आगे लिखी हुई बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, द स्फेरिकल कॉकस, द रोड शेप बैसिलस, द कॉमा शेप्स एंड द स्पायरुलम। अब इनके जो डायग्राम्स है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट 2021 के अंदर भी ये पूछे गए थे। तो ये डायग्राम्स को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ यहाँ पर में देखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। एक लाइन जो लिखी रहती है मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछी जाती है नीट के, कि द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा घुमा देगा कि कौन सी चीज़ सिंपल है और कौन सी चीज़ कॉम्प्लेक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है और बिहेवियर वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आगे लिखा है बैक्टीरिया से ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किस में देखी जाएगी, तो आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर देंगे आप, दैट इज द बैक्टीरिया और मोनेरा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज द आर्कियोबैक्टीरिया। तो मोनेरा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर मैं कहूँ तो वो होगी इसी की फर्दर एक डिवीजन है, दैट इज द आर्कियोबैक्टीरिया उसकी। सबसे पहले बात करूं कि इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है एनसीईआरटी में जो आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में दी गई है जिसमें से आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया हो। ठीक है, इसीलिए मैंने पूरा इसको आप देख रहे होंगे कि रेड कलर से पूरा हाईलाइट किया हुआ है और स्टार मार्क इसको किया हुआ है, तो आप इसकी एक लाइन भी ना छोड़े। ठीक है, These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas। ठीक है, हेलोफाइल्स इनको कहा जाता है, हॉट स्प्रिंग दैट इज थर्मोएसिडोफाइल्स कहा जाता है, एंड मार्शी एरियाज यानी कि दलदल में पाए जाते हैं मिथेनोजन्स। ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। तो इनका सेल वॉल ऐसा होता है कि जिसके कारण ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, मिथेनोजन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज cows and buffaloes and they are responsible for the production of methane biogas that is the गोबर गैस। ठीक है, from the dung of this animal। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको यहाँ पर में। आगे लिखा गया है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को कहा जाता है बेटा ट्रू बैक्टीरिया, और इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इसी के लिए टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर में यूज़ की जाती है और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी भी गई हैं। और ये कैसे होते हैं, फिलामेंटस इन नेचर होते हैं। कौन, यू बैक्टीरिया। अगर इनकी मैं बारे में बात करूं बेटा तो ये डायग्राम आप कुछ यहाँ पर में देख रहे होंगे, इस तरह का डायग्राम। तो इस डायग्राम से रिलेटेड एक बात लिखी है, सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट्स दे ऑफन form bloom in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in special cells called heterocysts। तो देखिए heterocysts यहाँ पर में बताया गया, they are the special cells which helps in the fixation of nitrogen in the atmosphere। ठीक है, फिर आगे लिखा गया नोस्टॉक के बारे में। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पिछली ईयर्स में पूछा गया है। ये कैसा होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, आगे बात करूं मैं कि जो यहाँ पर में यू बैक्टीरिया होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर के लिए। ठीक है, आगे इसी में प्रीवियस ईयर्स में एक और बात पूछी गई बेटा कि हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि विच बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, तो आप क्या बोलोगे, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्पिंग इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ह्यूमंस को भी यहाँ पर में ये इम्पोर्टेंस के तौर पर मिलते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पर मैं क्लोरेला, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंसर आर वेल नोन डिसीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, दिया गया है बेटा यहाँ पर में माइक्रोप्लाज्मा, अगेन एन इम्पोर्टेंट। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म डेट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के अंदर बेटा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल यहाँ पर में पूरी तरह से एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। ठीक है,
दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये सबसे छोटे सेल्स होते हैं और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव यहाँ पर में कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है और पहले एग्जाम में आ भी चुकी है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करूं तो पहली लाइन ही एकदम फेमस उसके बारे में लिखी होती है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, तो सिंगल सेल यूकारियोट्स को कहाँ रखा जाता है? प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मोनेडा के अंदर सिंगल सेल प्रोकारियोट को रखा जाता है, तो इसी तरह से सिंगल सेल यूकारियोट्स को कहाँ रखा जाता है? प्रोटिस्टा के अंदर। अब बात करूं इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, डेट इज द क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, द किंगडम फॉर्म्स ए लिंक बिटवीन द अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, तो ये किन के बीच में यहाँ पर मैं लिंक बनाता है? प्लांट्स, एनिमल और फंजाई के बीच में बना देता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्रोटिस्ट, दैट इज द क्राइसोफाइट्स। क्राइटोफाइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर आपको दिखाई देते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिनको हम डेस्मिड्स भी कहते हैं, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है पहले नीट के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये पैसिवली फ्लोट्स करते हैं वाटर करंट्स के अंदर एज प्लैंकटन, जैसे कि जू प्लैंकटन वाटर में फ्लोट करते हैं, फाइटोप्लैंकटन आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी के अंदर में। ठीक है, डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स। ठीक है, तो एक सोप लाइक बॉक्स, सोप बॉक्स जो होता है अपना साबुनदानी, उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर्स इनका यहाँ पर में दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करूं मैं कि देयर अक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर रेफर्स टू अस डायटोमिशियस अर्थ। तो इनको डायटोमिशियस अर्थ भी कहा गया है। बीइंग ग्रिफ्टी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड साइरप्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में लिखी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले पूछी गई है कि डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। ठीक है, ये बात क्लियर होगी होपफुली। आगे बात करते हैं डायनोफ्लैजुलेट्स, दैट इज द सेकंड प्रोटिस्ट। अब इनके बारे में बात करूं सबसे पहले तो ये मोस्टली कैसे दिखाई देते हैं बेटा? मराइन और फोटोसिंथेसिस यहाँ पर मैं आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करूं तो इनकी बॉडी सरफेस के ऊपर आपको सेलुलोज की प्लेट्स यहाँ पर में मौजूद दिखाई देती है। अब इनके अंदर दो फ्लैजिला मोस्टली जो डायनोफ्लैजुलेट्स होते हैं उनके अंदर आपको दिखाई देते हैं, डेट इज वन लॉन्गिट्यूडनल एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ठीक है, आगे बात करूं मैं यहाँ पर मैं एक एग्जांपल रेड डायनोफ्लैजिलेट, डेट इज द गोनिया ओलेक्स। इसकी वजह से बेटा जो रेड सी का कलर आपने सुना होगा, एक सी का नाम है रेड सी, तो उसका कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू रेड डायनोफ्लैजिलेट, डेट इज द गोनिया ओलेक्स। तो इसकी यहाँ पर में मल्टीप्लिकेशन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि सी का कलर ही हमें क्या दिखाई देता है बेटा? हमेशा रेड ही दिखाई देता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स के बारे में। तो यूग्लिनॉइड्स के बारे में बात करूं तो ये कैसे होते हैं बेटा? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। इनके अंदर सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की रिच लेयर आपको दिखाई देती है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं, और ये किसको, बॉडी को कैसी बनाती है? यहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल इनको बनाती है, इनकी बॉडी को। आगे बात करूं, ये भले ही फोटोसिंथेसिस हो, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ये भले ही सनलाइट की प्रेजेंस में आपको फोटोसिंथेसिस करते दिखाई दें, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में दिखाई दें, लेकिन जब इनको यहाँ पर में सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये हेटेरोट्रॉप की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करके वहां पर में अपना काम चलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ऑफकोर्स यूग्लिनॉइड से, तो यूग्लिना से ही का नाम पड़ा, तो एग्जाम्पल यूग्लिना। अब आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर का जो हमारा प्रोटिस्ट होता है, डेट इज द स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा ये सेपरोफाइटिक इन नेचर्स आपको दिखाई देते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो एक फेवरेबल कंडीशन के दौरान ये एक एग्रीगेशन बना लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक लार्ज वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लार्ज वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेवरल फीट तक यहाँ पर मैं आपको स्प्रेड होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स। ठीक है, तो जो स्पोर्स होते हैं उसके अंदर क्या दिखाई देता है आपको? ट्रू वॉल्स आपको यहाँ पर में दिखाई देती है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। तो एयर करंट के थ्रू इन स्पोर्स को डिस्पर्स फर्दर कर दिया जाता है। ठीक है, अब पांचवें नंबर का जो प्रोटिस्ट आता है, डेट इज लेस इंपॉर्टेंट बट गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इज द प्रोटोजोअन्स। अब प्रोटोजोअन्स के बारे में बात करूं तो ये होते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके पुराने रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, दे आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन। तो इनकी उतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, फिर भी एक बार हम इनको देख लेंगे। ठीक है,
अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है सूडोपोडिया, जिसको कहा जाता है फॉल्स फीड प्रेजेंट एज इन अमीबा। तो अमीबा क्या करता है, अपना जो फूड है वो एनगल्फ करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सूडोपोडिया। यही तो सुनकर हम बड़े हुए हैं, ठीक है, 7th 8th 9th 10th यही तो पढ़ाया गया हमको स्कूल में कि अमीबा अपना फूड कैसे एनगल्फ करता है, तो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जिसको फॉल्स फीड भी हम कहते हैं। फिर सम ऑफ देम सच एस एंटामीबा और पैरासाइट, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अब इसके बारे में भी याद रखते थोड़ा सा। आगे लिखा गया है बेटा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है कि स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाय विच प्रोटोजोअन, तो डेट इज द ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। आगे लिखा गया सिलिएटेड प्रोटोजोअन, तो ये नीट के अंदर पूछा जा चुका है, तो इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से आप दिखाई दें, इसका एग्जांपल हो जाएगा पैरामीशियम, ठीक है। अगला दिया गया है बेटा स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स के अगर बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, उसके बारे में यहाँ पर में बताया गया है, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लें, क्योंकि नीट के अंदर पहले इसको पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंस इसकी भी थोड़ी सी है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगली फंजाई की तरफ, डेट इज द किंगडम फंजाई। अब फंजाई के लिए एक फेमस लाइन यहाँ पर में है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि विच किंगडम हैज द ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, तो आप क्या आंसर देंगे बेटा, डेट इज द फंजाई। फंजाई को क्या भी कहा जाता है, माइकोटा भी कहा जाता है, ठीक है। अब फंजाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि पेनिसिलियम, जो कि एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आगे मैं बात करूंगा यहाँ पर मैं और भी एग्जांपल्स के बारे में, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने यहाँ पर मैं हाईलाइट की, पहले उसको अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम, तो इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा हाइफा के नेटवर्क का, उसको कहा जाता है माइसीलियम, ठीक है। सम हाइफा आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दे आर कॉल्ड कोएंसिटिक हाइफे, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो कि यहां पर में सबसे ज्यादा चांसेस होती है किंगडम फंजाई के अंदर पूछने की, 3-4 जो यहां पर मैं हाईलाइट किए हुए रेड कलर से, उसके बारे में करते हैं बात अपन। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। आपसे पूछ ले व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन द फंजाई, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, ये बात ठीक है। आगे यहाँ लिखा है मोस्ट फंजाइस आर हेटेरोट्रोपिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सब्सटेंसेस एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। तो जो आपने शुरू में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो फंजाई अपना फूड यहाँ पर में एब्जॉर्ब करते हैं, उनको कहा जाता है दे आर द सेप्रोफाइट्स। और जो एनिमल और प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बेटा, उनको कहा जाता है पैरासाइट्स। दे कैन ऑल्सो लीव अ सिम्बाइड। अब फंजाई 3 तरह से आपको दिखाई देती है यहाँ पर में, सेप्रोफाइटिक नेचर, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक नेचर। तो दे कैन ऑल्सो लीव अ सिम्बायंट्स इन एसोसिएशन विद एल्गी एस लीचन एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एस माइक्रोराइजा। तो अगर एल्गी और लीचन्स विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एस माइक्रोराइजा आपको दिखाई दे रहा है, तो रिलेशन कहलाएगा सिम्बायोंट, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। तो आपको ये दिखाई देगा कि फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से यहाँ पर में हो रहा है वेजिटेटिव वाला, डेट इज फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं कोनिडिया और स्पोरोजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, ascospore and basidospore. The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. The sexual cycle involves following 3 steps. तो अब जो इसकी सेक्सुअल साइकिल्स होती है बेटा, वो 3 स्टेप यहाँ पर फॉलो करती है बेसिक, डेट इज द पहला प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। फिर होता है कैरियोगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। तीसरा होता है मियोसिस, जो कि आप सब जानते हैं, ठीक है। अब आगे बात मैं करूं बेटा, जब हम जनरली फंजाई के अंदर यहाँ पर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो आपको ये दिखाई देता है कि 2 हेप्लॉइड हाइफे जो कि एन टाइप के आपको दिखाई देते हैं, डेट इज द हेप्लॉइड टाइप के आपको दिखाई देते हैं जनरली। लेकिन अगर मैं बात करूं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के अंदर बेटा, तो आपको यहाँ पर में एक स्टेज दिखाई देती है डाइकैरियोटिक स्टेज। अब इस डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब ये है बेटा कि इसके अंदर हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, और इसी कंडीशन को कहा जाता है डाइकार्योन, और इस फेज को कहा जाता है डाइकार्योन फेज ऑफ फंगस, ठीक है। आगे बात करता हूं बेटा मैं द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसियम, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes, ठीक है। तो इसी बेसिस से यहाँ पर मैं इसको फर्दर क्लासेस में बांट दिया जाता है, किसको, फंजाई को। तो इसकी पहली क्लास यहाँ पर मैं सामने आती है, डेट इज द फाइकोमाइसिटीज। अब इसके अंदर जो मेन बातें हैं वो मैंने इसमें भी हाईलाइट कर दी हैं, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड कोइनोसिटिक, ठीक है। कैसा होता है, एसेप्टेड होता है, कोइनोसिटिक होता है।
जूस्पोर्स और बाय एप्लानोस्पोर। तो कैसा होता है रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर? अगर जूस्पोर से हो रहा है तो मोटाइल होगा, एप्लानोस्पोर से हो रहा है तो नॉन मोटाइल होगा यहाँ पर में। अब इसके कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए गए हैं, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सबसे पहला दिया गया है म्यूकोर, दूसरा राइजोपस, ठीक है, और तीसरा दिया गया है एल्बुगोर। इनके यहाँ पर में डायग्राम्स भी आपको एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, तो आप इस एग्जाम्पल्स के डायग्राम्स को भी ध्यान से देखें। कभी कभार एग्जाम्पल्स के फोटो देकर भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो आती है क्लास वो है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात करूं तो इसकी भी एक फेमस लाइन यहाँ पर में दी गई है कि मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलियम, और अगर रेयरली आपको फाउंड होता है डेट इज द यीस्ट, वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। अब मैं बात करूं एस्कोमाइसिटीज को बेटा, तो इनको कॉमनली कहा जाता है सेक फंजाई, ठीक है। अब आगे बात करूं, दे आर सेप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर, पैरासाइटिक और कोप्रोफाइलस, ग्रो ऑन डंग, यानी कि कहाँ डंग का, डंग का मतलब होता है क्या? गोबर। तो गोबर पे यहां पर मैं आपको ये दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इनका जो माइसीलियम है बेटा वो कैसा होता है? ब्रांच और सेप्टेट होता है। फिर आपको ये दिखाई देता है कि इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्टोस्पोर विच आर प्रोड्यूस बाय एंडोजिनसली, यहाँ पर में ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर में दिए गए हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा भी बहुत फेमस एग्जांपल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स, ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस, ठीक है। अब बात करूं इस लाइन के बारे में तो 2 से 3 बार नीट के अंदर पूछ ली गई है, तो बहुत इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो इसको ध्यान से आप पढ़ें, ठीक है। अब अगली क्लास जो आती है बेटा वो है बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉमनली इनको कहा जाता है मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, या फिर कह सकते हैं पफ बॉल, ठीक है। तो ये मशरूम और पफ बॉल के नाम से 2 बार नीट में पूछ चुका है, तो ब्रैकेट फंजाई भी आप इसको याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है कहाँ कहाँ ये ग्रो करते हैं, दैट इज द रस्ट एंड स्मर्ट्स में। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। अब इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स आर फाउंड, ठीक है। आगे लिखा है कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर। द बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस इनटू द बेसिडियम, ठीक है। तो यह भी नीट के अंदर पहले पूछ लिया गया है। अब बात करूं द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडोकार्प। तो बेसिडिया को फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर एक अरेंजमेंट दिया जाता है, उसी को कहा जाता है बेसिडोस्कार्प, ठीक है। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस, जिसको कॉमनली कहा जाता है मशरूम। फिर होता है यूस्टेलेगो, स्मर्ट जिसे कहा जाता है, पुकीना जिसे रस्ट फंगस भी यहाँ पर में कहा जाता है। फिर अगली जो इसकी क्लास आती है वो आती है बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फंजाई इम्परफेक्टी के नाम से इसको जाना जाता है, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ द फंजाई आर नोन, ठीक है। तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर में एब्सेंट होता है, और आपको दिखाई देता है कि एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज यहाँ पर में प्रेजेंट होता है। अब बात करूँ मैं one perfect stage of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidomycetes। तो इनके अंदर कुछ यहाँ पर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दी गई थी कुछ मेंबर्स के अंदर, तो उनको उठाकर कहाँ डाल दिया गया? बेसिडो और एस्को के अंदर डाल दिया गया। तो ये फिर भी कैसे रह गए? इम्परफेक्ट ही रह गए, ठीक है। यानी कि परफेक्शन आया था तो इसके परफेक्शन को हटा दिया गया और वापस इम्परफेक्ट इन्हें बना दिया गया। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। तो इनका माइसीलियम कैसा दिखाई देता है? सेप्टेट और ब्रांच दिखाई देता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो इनका भी बहुत अच्छा रोल यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता है मिनरल साइक्लिंग के अंदर, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कलेक्टोरियम, ट्राइकोडर्मा। तो इसकी एक ट्रिक आप याद रख लीजिए कि अल्टरनेट कॉल ट्राई कीजिए, ठीक है। अल्टरनेट कॉल ट्राई कीजिए। तो इस तरह से आप इसकी एक ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है। किसकी? ड्यूटेरोमाइसिटीज की। चलिए अब आगे हम बात करते हैं अगले किंगडम के बारे में, डेट इज द किंगडम प्लांटी। वैसे तो इसका पूरा का पूरा अगला हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें एक शॉर्ट इंट्रो दिया हुआ है इसके बारे में, तो वो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा गया है बेटा इसके अंदर, ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट। ब्लेडोर्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कटा इज पैरासाइट, ठीक है। तो ये भी आप डायरेक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी सी।
आगे बात करता हूँ, द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस एंड वेदर दिस फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर्स वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट, दिस फिनोमिना इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि पूरा का पूरा हम चैप्टर आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया के बारे में कौन नहीं जानता, इसमें तो सिर्फ बेसिक बेसिक बात लिखी हुई है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगी मैंने हाईलाइट कर ली कि बेसिकली ये तो मल्टीसेलुलर होते हैं, आप सबको पता है, हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इनके अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो कैसा होता है बेटा, ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर आगे मैंने बात की हायर फॉर्म शो एलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। भाई एनिमल्स के अंदर हम यही तो पढ़ते हैं एनिमल किंगडम के अंदर में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायोन्स एंड लीचेंस। ये वो हैं जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं जिनको जगह नहीं दी गई, कौन कौन थे वो, वायरसेस, वायरोइड्स, प्राइम्स एंड लीचेंस। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं, ठीक है। इनको जगह किस लिए नहीं दी गई, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं बेटा इसके रिलेटेड, एक ये डायग्राम यहाँ पर में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा, यानी कि बहुत रेयर चांस होती है कि ये डायग्राम नहीं आते, नहीं तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आपसे लेबलिंग पूछ लेगा डायग्राम की, या फिर आपसे डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछ लेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा वायरस के बारे में। तो द नेम वायरस डेट मीन्स वीनम और पॉइजनस फ्लूइड वाइट गिवन बाय पास्चर। तो यहाँ पर मैं पास्चर लिखना जरूरी है, ठीक है, पास्चर यहाँ पर मैं लिखना जरूरी है। बहुत सारी एनसीईआरटी में यहाँ पर मैं करेक्शन है, तो आप गलती से भी ये ना सोचे कि इवानोस्की ने यहाँ पर मैं वायरस दिया था, ये बात गलत है, यहाँ एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है। तो आप याद रखें कि द नेम वायरस एंड वीनस पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्चर। अगली लाइन जो लिखी है, इवानोस्की 1892 रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोबस कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोसैक डिसीज ऑफ टोबैको, ठीक है, ये फेमस डिसीज इन्होंने बताई थी, मोसैक डिसीज ऑफ टोबैको। दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इनको बैक्टीरिया से छोटा भी किस लिए कह दिया गया, क्योंकि बैक्टीरिया जो प्रूफ फिल्टर्स होते थे जिनमें बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए फिल्टर्स लगाए जाते थे, ये उससे भी पास आउट हो गए, तो बोला गया ये तो उससे भी छोटे हैं, ठीक है। फिर एम.डब्ल्यू. बेजरनिक आते हैं 1898, इन्होंने क्या किया बेटा, he demonstrated that the extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluidus contagium vivum fluidum, infectious living fluid, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बताई थी यहाँ पर में। फिर आते हैं W.M. स्टेनले 1935 shows that viruses could be crystallized and crystal consist largely of protein, ठीक है। तो किसके लार्जली कंसिस्ट थे, प्रोटीन्स उनके अंदर दिखाई देते थे। आगे बात करूं मैं, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल डेट कुड बी एदर आरएनए और डीएनए। इंपॉर्टेंट लाइन, थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ सकता है इसमें भी रिलेटेड, ठीक है। प्लांट से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये आपको पता होगा, ठीक है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, वायरस डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ठीक है, वो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। कैसे होते हैं, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। तो ये किसके काम में आते हैं, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं, कौन, कैप्सोमर्स। आगे लिखा गया है, दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। वायरसेस कॉज डिसीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस। तो ह्यूमंस के अंदर एड्स भी किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से, दैट इज द ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसे हम HIV भी यहाँ पर में कहते हैं। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, ठीक है, ये बात यहाँ पर में क्लियर हुई। अब आगे एक और सब टॉपिक इसी के अंदर यहाँ पर में आता है बेटा, डेट इज द वायरोइड्स। तो वायरोइड्स के बारे में बात करूँ तो इसको 1971 में T.O. डीनर ने यहाँ पर में बताया था सबसे पहले इसके बारे में। न्यू इन्फेक्शियस एजेंट था जो कि वायरस से भी छोटा था। इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, ठीक है, एक तरह का फ्री आरएनए इसको कहा गया। द आरएनए ऑफ द वायरोइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, ठीक है, इसीलिए इसको फ्री आरएनए यहाँ पर में कहा गया क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा लो था। फिर आगे आता है प्रायंस। अब प्रायंस से रिलेटेड बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, BSE एंड CR जैकब डिसीज, यदि द CJD। तो मैं इस बार पढ़ देता हूँ इसको एक बार, इसको भी। द मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज बाय प्रायंस आर बोविन स्पोंजियम कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज। इसको मैड काउ डिसीज कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर में है। व्हाट इज मैड काउ डिसीज, दैट इज द BSE इन कैटल एंड इट इज एनालॉगस वेरिएंट
सी आर जेकब डिसीज इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जो सी आर जेकब डिसीज हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, तो ये उससे क्या है यहाँ पर में एनालोगस दिखाई देती है। आगे बात करते हैं लीचेंस के बारे में। तो लीचेंस की अगर मैं बात करूं, द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोन। तो इसको क्या कहा जाता है? फाइकोबायोन। जबकि जो फंगल कंपोनेंट इसको कहा जाता है माइकोबायोन। ठीक है, माइको क्यों कहा गया है? तो फंजाई के लिए हम माइकोटा यूज कर सकते हैं, आप इसको वैसे भी यहां पर में याद कर सकते हैं। आगे लिखा है लीचेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेटेड एरिया। तो अगर आपको कहीं लीचेंस ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि वो जो एरिया है वो पॉल्यूटेड नहीं है, बहुत अच्छा एरिया है। लेकिन अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपके एरिया में लीचेंस ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका एरिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। इसीलिए इनको गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स कहा जाता है। फिर वही बात आगे आ जाती है समरी। समरी को आप किसी भी चैप्टर की ना छोड़ें, क्योंकि इसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे दिए होते हैं जो चैप्टर से थोड़े से घुमा के दिए होते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, समरी आप जरूर पढ़ें। तो अभी इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। अब अगला जो चैप्टर बेटा होगा वो चैप्टर नंबर 3 होगा, डेट इज द प्लांट किंगडम। और उस चैप्टर को हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ाई करते रहें।